तो उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर है। पहले मरहले में 58 सीटों पर 10 फरवरी को पोलिंग होना है, लिहाजा बरसर इक़्तिदार बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने अपने सरकर्दा लीडरों को तशहीर के लिए मैदान में उतार दिया है। तमाम स्टार कैंपेनर्स मैदान में हैं। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। पार्टी कारकुनान के साथ शाह मीटिंग करेंगे, हिकमत अमली तरतीब देंगे। अमित शाह इन हलकों में वोटरों के दर पर भी जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इटावा का दौरा करेंगे। नड्डा पार्टी के मकामी लीडरों और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो घर घर जाकर यानी डोर टू डोर वोटरों से मुलाकात करेंगे। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। वो आज मगरिबी उत्तर प्रदेश में तशहीरी मुहिम करते नजर आएंगे। बागपत और मुरादनगर में वोटरों से राब्ता करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। तो ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं आज कहां कहां इलेक्शन की सरगर्मियां हैं। वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी इन दिनों सरगर्म हैं। वो लगातार तशहीरी मुहिम में लगे हुए हैं, इत्तेहाद के हक में वोट मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में आज अखिलेश यादव हापुड़, गाजियाबाद और शामली का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गाजियाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मगरिबी यूपी में अखिलेश यादव की भी तशहीरी मुहिम। हापुड़, गाजियाबाद और शामली का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। एसपी आरएलडी इत्तेहाद के लिए वोट मांगेंगे। और सबसे अहम ये कि आज मगरिबी यूपी में तमातर जो सियासी पार्टियां हैं वो किस तरह से अपनी तशहीरी मुहिम में लगी हुई हैं, एक्शन में नजर आ रही हैं। ये ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव खुशफहमी में मुब्तला हैं। ये चुनावी चौपाल पे चकल्लस कर रही है और हमारे समझ में नहीं आता कि टेक्निकल जो काम है, टेक्निकल चीज़ है, उस पर पॉलिटिकल पाखंड। अभी आप कहने लगेंगे कि साहब हमारा हेलीकॉप्टर 10 मिनट लेट उड़ा, फिर आप कहने लगेंगे हमारी साइकिल पंचर हो गई, वो बीजेपी ने कर दिया। फिर आप कहने लगेंगे कि जो है वो हमारा टेलीफोन जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर जो है उसका कनेक्शन नहीं आ रहा है, बीजेपी ने रोक दिया है। तो ये कुछ नहीं है, ये चुनाव के बाद के रिजल्ट का हाहाकार है। चुनाव में हार का हाहाकार और डिफीट के एहसास का डिप्रेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये बताइए कि आप जो है वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हम ये देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। आप 5 साल पहले भी तो आपने ऐसे ही सब्ज बाग दिखाए थे और जनता ने आपको जो है बाद में ठुकरा दिया था। तो इसलिए इस तरह के सब्ज बाग और इस तरह के सपने दिखा करके कोई भी सियासत में सफल नहीं हो सका है। आज भी आपके पास जो है वो बाहुबलियों का, बलवाइयों का एक लंबी जमात है आपके पास। खुशफहमी अगर उनके अंदर है तो उसका टैक्स तो है नहीं, कोई विदाउट टैक्स है, टैक्स फ्री है। लेकिन गलतफहमी का जो है वो टैक्स बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है और वो है सियासी सेहत। राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए जो है गलतफहमी ठीक नहीं है। रुक करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेरठ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तंजीर अंसार। तंजीर, ये जो मुहिम है ये हम देख रहे हैं कि बयानात और उसके बाद के बयानात उनके रद्द-ए-अमल पर लगातार दिखाई दे रहा है। सबसे अहम ये इलाका माना जाता है। तमामतर जो सरकर्दा पार्टियां हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजियां भी जारी हैं। काफी अहम रहने वाला है आज का दिन मगरिबी यूपी के लिए। सभी पार्टियों ने अपने स्टार कैंपेनर उतार दिए हैं मैदान में। तो पहले मरहले
की पोलिंग को लेकर काफी अहम समझा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट है, मुस्लिम है और बिरादरियां किस तरफ उनका रुख रहेगा। किसान आंदोलन के बाद से जिस तरह से एक माहौल पैदा हुआ है उससे आरएलडी को एक तक़वियत जरूर मिली है और आरएलडी के साथ अब समाजवादी पार्टी ने जब गठबंधन किया तो उसने अपनी पुरानी ताकत हासिल करने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश में की है। इसी के साथ ही बीजेपी जो कि पिछले चुनाव की चैंपियन रही है, जिसने लगभग कोई क्लीन स्वीप तकरीबन किया था इस इलाके में, वो फिर अपनी उसी पहचान को कायम रखना चाहती, उसी ताकत को बरकरार रखना चाहती। इसीलिए आपने देखा कि जो अमित शाह हैं उससे लेकर सीएम योगी कई दौरे कर चुके हैं। आज का देखें तो आज भी अमित शाह जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में वो जाकर घर घर कैंपेनिंग जो उनकी चल रही है वो करेंगे। कैराना इससे पहले वो आ चुके हैं। इसी के साथ ही सीएम योगी कल मेरठ में थे और कल ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने भी एक जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। मुजफ्फरनगर पहले वो गए और उसके बाद फिर मेरठ आए और आज गाजियाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे। इसी के साथ ही सीएम योगी जो है वो बागपत और इस इलाके में गाजियाबाद में रहेंगे, बागपत में रहेंगे। बिजनौर में जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। स्मृति ईरानी मेरठ आ रही है, संगठनात्मक जो ढांचा है उसको वो देखेंगे यहाँ से किस तरह से कैंपेनिंग की जा रही है। तो ये पूरा एक माहौल जो है सियासी सरगर्मियां इस वक्त बहुत उरूज पर है और लगातार दोनों पार्टी सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर चुनावी मैदान में है वो अपनी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। हालांकि वहां ठंड बहुत पड़ रही है लेकिन इस ठंड के माहौल को सियासत जरूर गरमा रही है। लगातार आज वहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कांग्रेस के नौजवान लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने इलेक्शन कैंपेन को लेकर इंतजामिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर रोके जाने की बात से मेरा इत्तेफाक है। इंतजामिया एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के लोग भीड़ जमा कर रहे हैं लेकिन वहां कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक पक्षीय होकर के दबाव डाल रहा है विपक्ष की पार्टियों पर। इस दावे से मैं भी थोड़ा थोड़ा सहमत इसलिए हूं क्योंकि हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन करने गए। सिर्फ उनका सुरक्षा घेरा था और 4 लोग थे, उसके बावजूद उनके ऊपर एफआईआर हुए। लेकिन आप पिछले 3-4 विजुअल उठा के देख लीजिए कि कैराना हो या फिर मथुरा हो, दोनों जगह पर या फिर नोएडा हो, अमित शाह जी हुजूम लेकर के डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और कोरोना के समय में बिना मास्क लगाए प्रचार कर रहे हैं। और उस पर भी गजब यह है कि जो पर्चे बांट रहे हैं उसमें थूक लगा करके पर्चे बांट रहे हैं, हाथ से पहले थूक लगा रहे हैं। कोरोना में तो ये पूरी तरह से एक बहुत संवेदनशील बात है लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर बिल्कुल चुप है। लेकिन यह सच है कि विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर वो जरा सा भी मूवमेंट कर रहा है तो उसे लगातार। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी ने उन्हें अमृतसर मशरक़ी सीट से उम्मीदवार बनाया है। अमृतसर मशरक़ी सीट हाई प्रोफाइल सीट है। शिरोमणि अकाली दल ने यहां से साबिक वजीर बिक्रम सिंह मजीठिया को टिकट दिया है। सिद्धू और मजीठिया की रकाबत पुरानी ही है। जब सिद्धू बीजेपी में थे तब उन्होंने हलीफ जमात बिक्रम सिंह मजीठिया पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। अकाली दल की नाराजगी के सबब ही 2014 में सिद्धू को बीजेपी ने अमृतसर से लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। इस बीच सिद्धू के घरेलू मामले भी मंजर आम पर आने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बताएं कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। बैनुल-अक़वामी खबर, यूक्रेन की सरहद पर रूस की फौज की तैनाती को लेकर कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर
ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी फौज की तैनाती को लेकर हालात को मजीद कशीदा न बनाने की मगरबी ममालिक से अपील की है। उन्होंने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि हालात की कशीदगी और खौफ के माहौल की वजह से यूक्रेन की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन की सरहद पर रूस के 1 लाख फौजियों का तैनात होना मुल्क के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मसले को लेकर जंग के अंदेशों का जाहिर किया जाना ये यूक्रेन के दाखिली मामलात के लिए महंगा साबित हो सकता है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की सरहद पर रूस की फौज की तैनाती को लेकर यूक्रेन पर अगले महीने हमले का अंदेशा जाहिर किया है, जबकि रूस के वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की तरदीद की है। वहीं यूक्रेन के बहरान पर बिलाखिर हिंदुस्तान ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। हिंदुस्तान ने मसले के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने मीडिया से खिताब में कहा कि कशीदगी कम करने के लिए जारी अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात पर हिंदुस्तान निगाह रखे हुए है। कैफ में वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाना भी पेशरफ्त पर नज़र रखे हुए है। हिंदुस्तान ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पहम सिफारती कोशिशों को जारी रखने की अपील की है। Thank you, Yatin. We have been closely following the developments relating to Ukraine, including the ongoing high-level discussions between Russia and the US. Our embassy in Kyiv is also monitoring local developments. We call for a peaceful resolution of the situation through sustained diplomatic efforts for long-term peace and stability in the region and beyond. और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, हिंदुस्तान ने हमेशा से ही अमन और शांति का पैगाम दिया है और इस बार यूक्रेन के मामले को लेकर भी यही पैगाम दिया गया है। अरिंदम बागची ने खुद ये बात कही है कि नजर रखे हुए हैं, अमन ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ तफसीलात? देखिए, यूक्रेन की जो हालात बने हुए हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज इस तरह से लगातार ये कह रही हैं कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है, तो ऐसे में अभी तक भारत ने अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर नहीं किया था। और कल की जो ऑफिशियल ब्रीफिंग थी विदेश मंत्रालय की, एमईए की, उसमें भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि भारत चाहता है कि सभी जो मुद्दे हैं उसको बातचीत के जरिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए इनको हल किया जाए और जो शांति है वो बरकरार रहनी चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जो खासतौर से मेडिकल लाइन में ये स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। हालांकि अभी जो हमारी बातचीत हुई है वहाँ पर स्टूडेंट्स से, उनका ये कहना है कि अभी यूक्रेन के अंदर जो कीव है वहाँ के जो हालात हैं बिल्कुल मामूल पर है, सामान्य है। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट यूक्रेन के बॉर्डर पर हो रही है, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है रूस की तरफ से बेलारूस में और जो यूक्रेन के बाकी बॉर्डर्स है वहां पर, तो ऐसे में टेंशन बनी हुई है। हालांकि रूस लगातार ये कह रहा है कि वो दावा नहीं बोलेगा यूक्रेन पर, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति तनाव की बनी हुई है। इसी बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं जो हमारा मिशन, इंडियन मिशन जो यूक्रेन में है, वो भी लोकल हालात पर नजर बनाए हुए है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। शुमाली हिंद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और ठिठुरन भरी सर्दी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक लोगों को सर्दी से राहत मिलने के आसार नजर ही नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही ताज़ा बर्फबारी के सबब मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, मगरबी यूपी और राजस्थान में लोगों को अभी कुछ और दिन तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जानेंगे हाल हमारे साथी रचना के साथ। रचना, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, कुछ आइंदा के लिए क्या कुछ पेशन गोई की गई है? आज दिल्ली का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड है और आईएमडी ने भी कहा है कि अगले 4-5 दिन तक इसी तरीके से
ठंड रहेगी, ठिठुरन से अभी राहत की उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती, लेकिन दिन में जरूर धूप खिली हुई है। और आप देखें तो इस वक्त धूप है, लेकिन शाम के समय और सुबह के समय जो ठिठुरन बड़ी ठंड है उससे अभी दिल्ली वालों को कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी राहत की बात यह भी है कि फिलहाल 4-5 दिन तक बारिश की भी कोई संभावना आईएमडी की तरफ से नहीं की गई है। जी, और रचना, रैन बसेरों का जरूर हाल हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये रैन बसेरे जो है वहां पर जो सड़कों पर लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे तो बनाए हैं, लेकिन रैन बसेरे के बाहर का भी हालात ये है कि बहुत सारे लोगों को रैन बसेरे में या तो जगह नहीं मिल पाती है, या फिर रैन बसेरों में वो सुविधाएं या जो सुविधा होनी चाहिए वो उन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो हालात उसी तरीके से हैं। रैन बसेरे जगह जगह पे बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग अगर सड़कों पर देखें तो बिना रैन बसेरे के रहने के लिए मजबूर है। और ऐसे में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो लोगों के लिए भी भारी मुश्किल यहाँ पर हो रही है जिनके पास घर नहीं है। जी, और रचना, इस सब के बीच में हालांकि सरकार जो है वो लगातार कहती रही है कि उसके पूरे इंतजामात हैं, तो क्या जमीनी सतह पर वो चीजें नजर आ रही हैं? अलाव वगैरह का इंतजाम है क्या वहां पर? आवाज नहीं आ रही। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी साथी रचना मौजूद हैं जिनसे हमने सर्दी का हाल जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रचना आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो जिस तरह से रचना बता रही थी कि शुमाली हिंद में शदीद सर्दी जारी है, हालांकि दिल्ली में आज धूप खिली हुई है लेकिन हवा में ठंड है और आइंदा कुछ दिनों तक बारिश भी नहीं होगी महकमा मौसमियात के मुताबिक। और जिस तरह से रचना बता रही थी कि वहाँ रैन बसेरों की तरफ खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं जिनको रात में ठहरने की दिक्कत आती है उनके लिए काफ़ी कुछ सहारा है दिल्ली में मौजूद ये रैन बसेरे। और इस वक्त कोरोना के आदाद शुमार आपको बता दें, मुल्क में कोरोना के 2,35,532 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 871 अफराद की मौत की खबर है, जबकि इसी अरसे में 3,35,939 अफराद की कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। कुल 20 लाख से जायद एक्टिव मामले हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, मुल्क में कोरोना के 2,35,532 नए मामले देखे गए हैं। 24 घंटों पे अगर नजर डालें तो 24 घंटों में 871 अफराद की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 3,35,939 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं। कुल 20 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। तो कोरोना के आदाद शुमार, मुल्क में कोरोना के 2,35,532 नए मामले, गुज़िश्ता 24 घंटे में 871 अफराद की मौत, जबकि इसी अरसे में 3,35,939 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। कोरोना के एक्टिव मामले अगर हम देखें तो 20 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। अहम खबर, पेगासस स्पाईवेयर मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिका के एक रोजनामे में शाया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हिंदुस्तान ने पेगासस स्पाईवेयर 2017 में इसराइल से दिफाई सौदे के तहत खरीदा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस $2 अरब के दिफाई सौदे का हिस्सा था। अखबार ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बारे में भी लिखा है कि एजेंसी भी इस सॉफ्टवेयर को खरीदने की ख्वाहा थी, लेकिन 1 साल तक टेस्ट करने के बाद उसने इसका इस्तेमाल न करने का फैसला किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको और सऊदी अरब के जरिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब ने मुखालिफिन, जुहदकारों और सहाफियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। सहाफी जमाल खशोगी के साथियों की निगरानी के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने मरकज से वजाहत तलब कर डाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट पे उन्होंने लिखा है कि जाहिरी तौर पर हुकूमत ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब के साथ ही आज 73वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात का इख्तिताम हो जाएगा। ये प्रोग्राम
शाम तकरीबन 5:15 बजे शुरू होगा, 6:15 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान विजय चौक पर आर्मी, एयर, नेवी और सेंट्रल पुलिस फोर्स के बैंड्स के 26 परफॉर्मेंस होंगे। इस बार हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगों जैसी नई धुनें भी शामिल की गई हैं। बीटिंग रिट्रीट में पहली बार 1000 ड्रोन्स का जलवा भी दिखाई देगा। आजादी की 75वीं साल पर लेजर शो के जरिए सरकार की हुसूलियाबियों को दिखाया जाएगा। कोरोना की वजह से यौम जमहूरिया की तरह यहाँ भी बहुत कम लोगों को मदऊ किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नजर कुछ रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिया है। पटना महकमा तालीम का नया हुक्मनामा जारी हो गया है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि अब सरकारी असातिज़ा शराबियों की निशानदेही करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार ने यह हुक्म जारी करते हुए कहा कि प्राइमरी से हाई स्कूल तक के असातिज़ा और हेड मास्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि शराबनोशी और शराब की फराहमी करने वालों की शिनाख्त करेंगे। इस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन कमेटी के मेंबरान को भी हिदायत जारी कर दी गई है। गोवा तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उसके हलीफ एमजीपी अपना इंतखाबी मैनिफेस्टो आज जारी करेंगे। गोवा के लोगों के लिए मंशूर 2022 को दोनों पार्टी के लीडरान आज शाम जारी करेंगे। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर टीएमसी और एमजीपी ये मैनिफेस्टो जारी करने वाली पहली जमातें होंगी। दीगर दो बड़ी सियासी जमातें यानी कांग्रेस और बीजेपी आमतौर पर इंतखाबात के करीब आने पर अपने मंशूर जारी करती हैं। आपको बताएं कि गोवा में 40 सीटों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होना है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।